बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप सिस्टम्स के ऊपर। हमने इससे पहले मेन फ्रेम सिस्टम्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए थे। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हम 2 मेन कैटेगरीज बना लेते हैं। एक को हम मेन फ्रेम सिस्टम्स कहते हैं और एक को हम डेस्कटॉप सिस्टम्स कहते हैं। मेन फ्रेम सिस्टम्स चूँकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने डिस्कस किए थे, बैच सिस्टम्स, मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम्स और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। आज हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आएंगे, जिसे हम डेस्कटॉप सिस्टम्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादातर जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए इवॉल्व हुआ है। मेन फ्रेम सिस्टम्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और जो मिनी कंप्यूटर्स का दौर था वहाँ तक चले हैं, और उसके बाद जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हमारे पास मिड 70s में आने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने ये जो पिछले कॉन्सेप्ट्स थे मेन फ्रेम सिस्टम वाले उनको भी अडॉप्ट किया और कुछ पर्सनल फीचर्स भी इनके न्यू ऐड किए गए। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट का जवाब करना चाहूँगी। एलियान ने कमेंट किया है कि वो स्वैप इन और स्वैप आउट के कॉन्सेप्ट को दोबारा सुनना चाहते हैं। जिनको भी वो टॉपिक समझ नहीं आया है स्वैपिंग का, तो मैं उनको यहाँ पे दोबारा से समझा देती हूँ। पिछले डिस्कशन में हमने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये जिसमें हमने टाइम शेयरिंग के हवाले से बात की थी कि जॉब्स जो हैं वो रैम में स्वैप इन होते हैं, यानी किसी भी डिस्क से अगर कोई जॉब उठ के रैम में आता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम स्वैप इन कहते हैं। रैम में आने को स्वैप इन कहा जाता है। और अगर रैम से कोई जॉब उठ के डिस्क के ऊपर जाता है तो उसे हम स्वैप आउट कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि ये जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि रैम से निकाल के एक जॉब को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर लेकर जाना और फिर उसको वापस रैम में लेकर आना, ये कॉन्सेप्ट हमारा स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। मगर ये जो अमल है स्वैपिंग का, ये होता टेम्पररी है। अगर आप लव स्वैप पे गौर करें तो स्वैपिंग का क्या मतलब है? एक्सचेंज। एक्सचेंज परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। अगर कोई चीज़ हम रैम से बाहर निकाल रहे हैं, डिस्क के ऊपर लेकर जा रहे हैं, यानी किसी जॉब को, तो उसका कोई रीज़न होगा, ऐसे ही नहीं स्वैपिंग होती है। और रीज़न क्या है कि आप लोगों को मालूम है कि रैम का साइज़ जो है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डिस्क से कम होती है। डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और रैम की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होती है। तो अगर रैम में किसी जॉब के लिए जगह ना हो तो उस जॉब को, यानी रैम आपका फुल हो चुका है और आप किसी नए जॉब को रैम में लेकर आना चाह रहे हैं लेकिन उसमें जगह नहीं है, तो फिर वो क्या करता है कि पुराने पड़े हुए किसी जॉब को स्वैप आउट कर लेता है, उसको थोड़ी देर के लिए डिस्क के ऊपर भेज देता है, हार्ड डिस्क के ऊपर भेज देता है, और जिस नए जॉब को आप लेकर आना चाह रहे हैं रैम में, उसके लिए जगह बना देता है। ठीक है, तो वो जो स्वैप आउट हो गया, बाहर चला गया, वो टेम्परेरी तौर पे गया है और इसका अंदाज़ा यूज़र को नहीं होता है। इसे हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जो हम मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। स्वैपिंग को पेजिंग का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब जब आपका लाया हुआ नया जॉब, जब काम कंप्लीट हो जाता है, रैम में जगह बन जाती है दोबारा से, तो वो जिस जॉब को इसने स्वैप आउट किया होता है उसी को वापस से स्वैप इन किया जाता है, रैम में दोबारा से लेकर आया जाता है। ये टेम्पररी अमल है, एक्सचेंज परमानेंट नहीं होता है, तो ये जहन में रखिएगा।
कि रैम में जगह ना होने की वजह से, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई जॉब लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होने की वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स हैं उनके लिए जगह नहीं बन रही होती है रैम में। तो फिर वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स जो रैम में पड़े रहते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, बिला वजह है, उनको रैम या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्वैप आउट करके थोड़ी देर के लिए डिस्क के ऊपर भेज देता है। जैसे ही वो इंपॉर्टेंट टास्क खत्म हो जाते हैं, ये क्यों किया जाता है? ताकि इंपॉर्टेंट जो जॉब्स हैं उनके लिए जगह बनाई जा सके। तो जैसे ही इंपॉर्टेंट जॉब्स का काम कंप्लीट हो गया, वो रैम को छोड़ के निकल गए, रैम में दोबारा जगह बन गई। तो जिस चीज़ को हमने स्वैप आउट किया होता है, जिस जॉब को हमने स्वैप आउट किया होता है, हमने मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने, उसी को वापस से स्वैप इन किया जाता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, स्वैप इन होना और स्वैप आउट होना, वो समझ आ गया होगा। और मैंने लास्ट टाइम ये भी आपको कहा था कि ये जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये रैम के साथ ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। आप स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट या ये टर्म जो है स्वैप इन होना, स्वैप आउट होना, ये किसी दूसरी मेमोरी के लिए या किसी दूसरी जगह के लिए, किसी भी दूसरी डिवाइस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, बात करते हैं डेस्कटॉप सिस्टम्स क्या हैं और इनके क्या फीचर्स हैं। शेयर्ड सिस्टम से पर्सनल कंप्यूटर्स की तरफ एक शिफ्ट हम यहाँ पे देखेंगे। हम इससे पहले शेयर्ड सिस्टम्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि मेन फ्रेम सिस्टम्स थे। उसमें हमने 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। बैच सिस्टम, जिसमें यूज़र इंटरैक्शन, यूज़र इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद हमारे पास आ गए थे मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम्स, जिसमें मल्टीपल जॉब्स को हम रैम में अकोमोडेट करा रहे थे। और फिर हमारे पास आया था टाइम शेयरिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल यूजर्स को इंटरटेन कराया जा रहा था। वहाँ पे हमने बात की थी कि यूजर जो हैं वो, उनके पास टर्मिनल्स के ऊपर एक डम मशीन्स होती हैं, यानी सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है किसी सर्वर के ऊपर, और वहीं से उनका टास्क जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो बैच सिस्टम वर नो यूजर इंटरैक्शन, मल्टी प्रोग्राम्ड वाज मोर देन वन जॉब्स एट अ टाइम इन रैम, यानी वो मोर देन वन जॉब्स था, और टाइम शेयरिंग क्या हो गया? मोर देन वन यूजर्स हो गया। अब जो शिफ्ट आया है वो है पर्सनल कंप्यूटर्स की जानिब। इस स्लाइड में आपको पर्सनल कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स मिलेंगे। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो सिंगल यूजर के लिए डेडिकेटेड है। टाइम शेयरिंग में क्या थे? मल्टीपल यूजर्स एक सीपीयू को शेयर कर रहे थे, मगर यहाँ पे हर यूजर का अपना अपना पर्सनल कंप्यूटर हो गया है। जैसे आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए हैं, वो एक यूजर के लिए डेडिकेटेड हैं। आईओ डिवाइसेस हमारे पास न्यूमरस हो गए हैं। जो मेन फ्रेम सिस्टम्स थे वहां पे आप देखें तो हमारे पास पंच कार्ड्स का सिस्टम था, टेप्स का सिस्टम था, आईओ डिवाइसेस ये थे हमारे पास, टर्मिनल्स थे बड़े बड़े। लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें पर्सनल कंप्यूटर्स के फीचर्स का अगर आप देखें तो वो साइज में छोटे हो गए हैं, अफोर्डेबल हो गए हैं, एक डेस्क के ऊपर आ सकते हैं, इसलिए इनको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो बहुत से उनके आईओ डिवाइसेस भी कनेक्ट हो गए, जो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा यूजर कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले जो सिस्टम थे, ऑपरेटिंग सिस्टम या जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स थे, उनमें ज़्यादा फोकस था सिस्टम की एफिशिएंसी के ऊपर। जब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हमारे पास आए, यानी माइक्रो कंप्यूटर्स जब हमारे पास आए, तो अब शिफ्ट हो गया है यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर। ज़्यादा फोकस यूज़र की यूजेबिलिटी के ऊपर हो गया है। तो जितना ज़्यादा यूज़र को सर्विसेज मिलेंगी, उतना ही सिस्टम को हम एफिशिएंट कहलाएंगे। सो यूज़र कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिवनेस जो है कि सिस्टम कितना क्विक रिस्पॉन्स करता है, वो जो है वो फोकस हो गया हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे उनका। फिर ये जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए,
ये पिछले जो जितने भी हमारे पास हमने सिस्टम पढ़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सब के जो पॉजिटिव फीचर्स हैं वो इनमें मौजूद हैं। बैच के भी, बैच सिस्टम के पॉजिटिव फीचर्स इसमें मौजूद हैं। मल्टीप्रोग्राम्ड आपकी सिस्टम, अभी भी जो हमारा रैम है उसका स्ट्रक्चर मल्टीप्रोग्राम्ड ही होता है। और इसी तरह टाइम शेयरिंग अगर आप देखें तो हमारा सीपीयू आज भी मल्टीपल जॉब्स के बीच में शेयर्ड होता है। लेकिन चूंकि वहां पे उस जगह के ऊपर वो सीपीयू एक्सपेंसिव होता था, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको आइडल रखना थोड़ा महंगा पड़ जाता था। बैच के केस में अगर याद हो हमने बात कही थी कि बाकी के डिवाइसेस स्लो होते थे और सीपीयू ज़्यादातर आइडल रहता था। वो एक्सपेंसिव पड़ता था क्योंकि वो शेयर्ड सिस्टम थे सारे। अब चूंकि ये डेडिकेटेड हो गए हैं टू अ सिंगल यूज़र, तो यहाँ पे एक ही यूज़र रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहे सीपीयू को जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करे, किसी एक टास्क के लिए इस्तेमाल करे या मल्टीपल टास्क के लिए उसको इस्तेमाल करे, तो कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोटेक्शन की उसको ज़रूरत नहीं है। वो एक वक्त में चाहे तो 10 एप्लीकेशंस को रन करे, एक वक्त में चाहे तो एक एप्लीकेशन को रन करे। लेकिन पिछले जो हमारे सिस्टम्स थे, मेन फ्रेम सिस्टम, उसमें हमें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी कि कौन से यूज़र का कौन सा टास्क है। तो एक दूसरे के टास्क में इन्वॉल्वमेंट या उनकी बॉर्डर की वायलेशन, ये वहाँ पास स्ट्रिक्टली नज़र रखी जाती थी। यहाँ पे डेस्कटॉप सिस्टम में या माइक्रो कंप्यूटर में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप देख लें कि पिछले फीचर्स जो सिस्टम के फीचर्स हैं वो तो इसमें आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितने भी हमारे पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने हैं या आगे चल के भी जो बनेंगे, वो सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बन रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए बन रहे हैं या माइक्रो कंप्यूटर्स जिन्हें आप कहते हैं उनके लिए बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपके विंडोज़ हो गए, मैक हो गया, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सारे के सारे दे आर फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स या जिसे आप कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, उनके लिए बनाए जाते हैं। तो इनमें वो सारे फीचर्स मौजूद हैं, वो सारे प्लसेस मौजूद हैं जो मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर होते थे। लेकिन साथ में उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा फीचर्स, अपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट, ताकि यूज़र जो एक्सपीरियंस है, यूज़र जो कन्वीनियंस है, यूजेबिलिटी जिसे आप कहते हैं, वो इन्हांस हो जाए। तो जहन में रखिएगा, जो पिछले सिस्टम थे हमारे मेन फ्रेम सिस्टम, उनमें फोकस जो हमारा होता था वो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती थी, सिस्टम की एफिशिएंसी होती थी। लेकिन जो डेस्कटॉप सिस्टम्स अब बन रहे हैं, क्योंकि सिस्टम एफिशिएंसी हम अचीव कर चुके हैं पिछलों में, आप देख रहे हैं ना, जो हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम आए थे उसमें हमने जो ड्रॉबैक्स बैच के थे वो सारे के सारे कवर अप कर लिए थे, तो सिस्टम एफिशिएंसी अचीव हो चुकी थी। लेकिन डेस्कटॉप सिस्टम में अब हमें अचीव क्या करना था, यूज़र का एक्सपीरियंस, उसको बेहतर बनाना था, यूजेबिलिटी को बेहतर बनाना था, यूज़र का कन्वीनियंस लेवल जो है उसको इन्हांस करना था। तो ये ज़्यादा फोकस है हमारा। ये वो फीचर्स हैं जो हमने माइक्रो कंप्यूटर की फीचर्स यहाँ पे स्लाइड में देखे हैं। ये सारे के सारे, चूँकि मैंने आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के फीचर्स बताए, मिनी कंप्यूटर की फीचर्स भी बताए जो तकरीबन सिमिलर थे, और यहाँ पे सिस्टम बहुत श्रिंक हो गए, हार्डवेयर जो है वो छोटा हो गया साइज में, अफोर्डेबल हो गए कंप्यूटर्स, एक इंसान पूरे का पूरा कंप्यूटर अफोर्ड कर सकता है, उसी की अथॉरिटी है, डेडिकेटेड टू सिंगल यूज़र है, तो वो जिस तरह से चाहे, जितनी चाहे एप्लीकेशंस को रन कर सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोटेक्शन फीचर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो लगा सकते हैं, जिस तरह आप लोग अपनी फाइल्स को हाइड कर लेते हैं, जिस तरह आप लोग डिस्क के ऊपर प्रोटेक्शन लगा देते हैं, पासवर्ड्स वगैरह लगा देते हैं, तो ये प्रोटेक्शन फीचर्स ही एक्चुअली। इनकी ज़्यादा ज़रूरत हमें शेयर्ड सिस्टम के ऊपर होती है। जब एक कंप्यूटर बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर्ड होता है, वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप ही का यूज़ है, सिंगल यूज़र का इस्तेमाल है एक कंप्यूटर का, तो फिर उसमें हम हार्डली ही इस तरह की किसी तरह कोई प्रोटेक्शन जो है वो लगाते हैं। डेस्कटॉप सिस्टम्स में जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहलाता है। ये दौर था लेट 60s या अर्ली 70s का। मल्टी प्रोसेसर जैसे नाम से जाहिर है, एक से ज़्यादा सीपीयू होना।
इन सिस्टम्स को पैरेलल सिस्टम्स भी कहा जाता है और टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। ये तीन नाम है एक ही चीज के। अब इनके फीचर्स वही हैं जो टाइम शेयरिंग सिस्टम छोड़ के आया था, मगर आर्किटेक्चर जो है, काम करने का तरीक़ाकार जो है, वो यहाँ पे डिफरेंट हो गया। उस जमाने की अगर मैं बात करूं जब ये सिस्टम आए थे, तो ये एक्चुअली फिजिकल सीपीयूज थे मोर देन वन। और इनकी खूबी क्या थी कि इनमें रैम जो था वो शेयर्ड था, एक ही रैम था, मगर सीपीयू एक से ज्यादा थे। इसका आर्किटेक्चर अगली स्लाइड में आपको नजर आ जाएगा। उस जमाने में ये फिजिकल सीपीयूज थे। इसका लेटेस्ट वर्जन आप लोग देखते हैं मल्टी कोर सिस्टम्स की सूरत में। वो लॉजिक जो मल्टी कोर सिस्टम है, ये लेटेस्ट वर्जन है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का। ये वाली जो सिस्टम है मल्टी कोर, ये एक्चुअली लॉजिकल इन्हांसमेंट है या लॉजिकल वर्जन है मल्टीपल सीपीयूज का। मल्टीपल प्रोसेसर्स, मोर देन वन फिजिकल सीपीयूज, एंड मल्टी कोर मीन्स एक सीपीयू के अंदर मोर देन वन कोर्स। कोर किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट्स को। सो एक ही चिप के अंदर मोर देन वन प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गए हैं। जैसे आप कहते हैं जी आपका सिस्टम डुअल कोर है। डुअल कोर लॉजिकली मीन्स मोर देन वन प्रोसेसिंग यूनिट्स, या आप अगर मल्टी प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में उसको कहें तो मीन्स दो प्रोसेसर, बट एक्चुअली दो प्रोसेसर नहीं होते हैं। आप कहते हैं जी क्वाड कोर है, हेप्टा कोर है, ऑक्टा कोर है, ठीक है। उसका मतलब क्या है? ऑक्टा कोर मीन 8 कोर्स। देखा जाए तो 8 सीपीयूज, बट एक्चुअली वन सीपीयू हैविंग 8 प्रोसेसिंग यूनिट्स। सो ये लेटेस्ट एक्सटेंशन है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। उस दौर में फिजिकल सीपीयूज थे और आजकल लॉजिकल सीपीयूज जो हैं वो कोर्स की सूरत में हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं। सो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स या पैरेलल सिस्टम्स या टाइटली कपल्ड सिस्टम। अब पैरेलल सिस्टम इनको क्यों कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसर का तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई मोर देन वन फिजिकल सीपीयूज। पैरेलल सिस्टम का क्या मतलब है कि ये जितने भी सीपीयूज लगे होते थे वो सारे के सारे इकट्ठे काम करते थे, एक ही वक्त में काम करते थे। दे वर पैरेलल सिस्टम्स। सो तीनों एक ही वक्त में स्टार्ट होते थे, तीनों एक ही वक्त में काम करते थे। टाइटली कपल्ड इनको क्यों कहा जाता है? कि ये तीनों के तीनों प्रोसेसर्स को आप उनमें से किसी एक सीपीयू को डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, निकाल नहीं सकते थे। वो आपस में बड़े टाइटली कनेक्टेड थे, बाउंड थे, आप यूं कह लें, टाइटली कपल्ड थे। मतलब ये कि अगर कोई एक सीपीयू खराब भी हो जाता तो आप उस खराब वाले सीपीयू को अलग नहीं कर सकते थे। इतने टाइटली जुड़े हुए थे ये प्रोसेसर, इसलिए इनको टाइटली कपल्ड कहा जाता है। जैसे आपका अगर हेप्टा कोर का सिस्टम है, 7 कोर्स हैं, उनमें से कोई एक कोर खराब हो जाता है, आप उस कोर को निकाल नहीं सकते, डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। बट यस, परफॉर्मेंस में आपको डिग्रेडेशन जरूर महसूस होती है। तो यहां पर भी यही चीज थी। फिजिकल सीपीयूज थे, अगर कोई प्रोसेसर खराब हो जाता तो उसको डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता था, बट यस, परफॉर्मेंस में जो कमी है उसको जरूर ऑब्जर्व किया जा सकता था। सो हम लोग आ गए टाइम शेयरिंग। वहां पे एक ही सीपीयू था, टाइम शेयरिंग सिस्टम जो था, वन सीपीयू दैट, और उस सीपीयू का टाइम जो था हमने बहुत सारे टर्मिनल्स के बीच में शेयर कर लिया था। अब हम आ गए हैं कि एक ही कंप्यूटर है और उस एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयूज लगे हुए हैं। पहले बहुत सारे टर्मिनल्स में एक ही सीपीयू शेयर किया जाता था, अब एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयूज लगे हुए हैं, लेकिन की पॉइंट क्या है कि रैम एक ही है। यहाँ पे जैसे आप देख लें
कि टाइटली कपल सिस्टम, आगे डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, प्रोसेसर्स शेयर मेमोरी एंड क्लॉक। तो रैम जो होती है इन प्रोसेसर्स के बीच में वो एक ही रहती है। और क्लॉक का क्या मतलब है आप लोगों को भी पता है, रैम के साथ क्लॉक एक टाइमर लगा होता है। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि जितने सीपीयूज हैं उन सब की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज किया जा सके, वो एक ही वक्त में स्टार्ट हो, एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करें टास्क, और अगर कोई सीपीयू का आउटपुट किसी दूसरे सीपीयू के लिए एज इनपुट रिक्वायर्ड है तो उसको वेट ना करना पड़े। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटरिंग आसान रह जाती है। इस तरह से वो सब पे इकट्ठी नजर रख सकता है कि कौन सा काम कर रहा है और कौन सा नहीं। सेम इज द केस फॉर द कोर्स इकट्ठे ही चलते हैं, इकट्ठे ही टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि उनकी मॉनिटरिंग, उनको कंट्रोल करना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आसान रहे। आगे ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस थ्रू द रैम, वो जो शेयर्ड रैम है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक सीपीयू दूसरे सीपीयू से डायरेक्ट बात करे। हमेशा से अगर दो सीपीयूज ने आपस में बात करनी है तो क्या किया जाता था कि एक प्रोसेसर, एक सीपीयू जो भी बात दूसरे सीपीयू के साथ करना चाहता था उसको रैम में राइट कर दिया जाता था। वहां रैम में डाटा को स्टोर कर देता था, जो डाटा उसने दूसरे प्रोसेसर को पास ऑन करना है। सो रैम में लिख दिया, दूसरे प्रोसेसर ने वहीं उसी रैम से वो रिटर्न जो भी मैसेज है, जो भी डाटा है जो पहले प्रोसेसर ने उसको भेजना था, वो वहां से उसको रीड कर लेता है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, जैसे आप बहुत सारे क्लास, एक ही क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 45, 50, 40 जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, आप सब के लिए ये एक ही कोर्स अनाउंस्ड है, शेयरिंग वन रैम। आप लोगों का एक ही रूम है, ये कोर्स जो है आप सब के लिए अनाउंस्ड है। योर ऑल, सब इंडिविजुअल्स हैं, 40 बंदे हैं, 45 हैं, 50 हैं, सब अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, मगर कोर्स एक ही है। यू ऑल आर शेयरिंग द क्लॉक एज वेल। द क्लॉक मीन्स आप लोगों की क्लास का टाइम सबके लिए यही है, एक ही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम में आपने पढ़ना है। सो इसका टाइम डिसाइडेड है। सेम इज द केस, एग्जाम भी आपके इसी टाइम पे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का अपने लिए टाइम टेबल खुद बनाए कि जी मेरा दिल इस टाइम पे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने को, तो मैं इस टाइम पे आया करूंगा पढ़ने। ऐसा नहीं है। आप लोगों का टाइम भी सिंक्रोनाइज्ड है। इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास होनी है। एंड देन कम्युनिकेशन, आप देखें कि आपकी क्लास में जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, मैं जो कुछ भी बोर्ड के ऊपर लिखूंगी आप सब बोर्ड से ही उसको रीड आउट करेंगे। सो कम्युनिकेशन हमारी हो रही है थ्रू दैट शेयर्ड, वो जो स्क्रीन है, जो व्हाइट बोर्ड है, शेयर्ड है, उसी के थ्रू जो लिखा जा रहा है आप लोग वहीं से उसको नोट डाउन कर रहे हैं। आई होप कि आप ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं कि रैम शेयर्ड है, कम्युनिकेशन रैम के थ्रू हो रही है, और क्लॉक शेयर्ड है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये क्यों जरूरी है इस एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये आर्किटेक्चर जो आपने देख लिया मल्टी प्रोसेसर का, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। थ्रूपुट कहते हैं कि कितने टाइम में वो काम कर सकता है। सो यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीज थ्रूपुट हो गया, तो वो तो लाजमी बात है जब बहुत सारे प्रोसेसर्स कनेक्ट हो गए हैं। पहले टाइम शेयरिंग में एक ही सीपीयू था जो मल्टीप्लेक्स होता था बहुत सारे जॉब्स के बीच में। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी एक ही सीपीयू था जो मल्टीप्लेक्स हो रहा था बहुत सारे जॉब्स के बीच में। इसका मतलब क्या है? एक वक्त में वो एक ही काम कर सकता था। अब आपने बहुत सारे सीपीयू कनेक्ट कर दिए हैं, चाहे 2 कनेक्ट किए हैं, 4 किए हैं, या कोर्स की सूरत में भी आप देख लें, पेंटा कोर है, हेप्टा कोर है, ऑक्टा कोर है, जितने भी कोर्स हैं, इट मीन्स उतने टास्क, उतने जॉब्स एक वक्त में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि थ्रूपुट सिस्टम का बढ़ गया, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ गई एज कंपेयर टू द मेन फ्रेम सिस्टम्स। इकोनॉमिकल हो गए। इकोनॉमिकल कैसे कि चूंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स अफोर्डेबल हो गए थे ड्यू टू दे कॉम्पैक्ट साइजेस छोटे हो गए थे, हार्डवेयर के साइजेस छोटे हो गए थे, तो उनकी प्राइसेस नीचे चली गई थी। अब सिंगल प्रोसेसर की कीमत में अगर आपको मल्टीपल प्रोसेसर वाला एक सिस्टम मिलता है या मल्टीपल कोर्स वाला एक सिस्टम मिलता है, उसी कीमत में, जिस कीमत में आप एक मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम लेते हैं जिसमें एक ही सीपीयू लगा होता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल कौन हुआ? जाहिर है मल्टी प्रोसेसर यानी मल्टी कोर सिस्टम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। तो ज़्यादा अब आपके लिए इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, ज़्यादा सस्ता है। तो आप उसी प्राइस में, जिस प्राइस में आप एक सिंगल सीपीयू वाला सिस्टम खरीद सकते हैं, उसी प्राइस में आप एक मल्टी कोर सिस्टम भी आ जाता है, उसी रेंज में आ जाता है। तो इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, साथ में वो आपको काम भी ज़्यादा करके दे रहा है। एंड देन इंक्रीज रिलायबिलिटी भी है। सिंगल प्रोसेसर के केस में वो जो मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम या टाइम शेयरिंग जो सिस्टम थे, उसके केस में क्या था, वो एक ही सीपीयू था। अगर वो बैठ जाता, वो ख़राब हो जाता, आपका कोई भी काम नहीं हो सकता था, सारे जॉब जो है वो रुक जाते थे। लेकिन अब ये मल्टी प्रोसेसर है या मल्टी कोर है, यहाँ पे अगर कोई एक प्रोसेसर डाउन हो भी जाता है या कोई एक कोर ख़राब भी हो जाता है, स्टिल बाकी के कोर्स जो हैं वो काम कर रही हैं आपके लिए, आपका काम रुकता नहीं है। सो दे आर मोर रिलायबल, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आर मोर रिलायबल एज कंपेयर टू द डेस्कटॉप द मेन फ्रेम सिस्टम्स। डेस्कटॉप सिस्टम्स आर मोर रिलायबल। अब इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के, बट येस परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आपको ज़रूर फील होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 प्रोसेसर अगर लगे हुए हैं किसी सिस्टम के कंप्यूटर के अंदर, अगर एक सीपीयू ख़राब हो जाता है, चूंकि ये टाइटली कपल्ड है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ख़राब वाले सीपीयू को आप निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर एक सीपीयू ख़राब हो गया तो परफॉर्मेंस जो पहले 100% थी आपके कंप्यूटर की, अब वो हो जाएगी 75%। आपको महसूस भी होगी। अगर 2 सीपीयू खराब हो गए हैं या 2 कोर खराब हो गए हैं, 4 कोर थे, 2 खराब हो गए हैं, तो आपको 50% परफॉर्मेंस महसूस होगी उनकी। तो ये सिस्टम जो है इनको हम कहते हैं कि ये, इसमें अगर परफॉर्मेंस डिग्रेड भी होता है तो वो ग्रेजुअल होता है, फौरन से नहीं कि एक ही वक्त में बस बंद हो गया सिस्टम और कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जैसे कि मेन फ्रेम सिस्टम की केस में होते थे जहाँ पे सिर्फ एक ही सीपीयू होता था। सो परफॉर्मेंस पे ज़रूर फर्क पड़ता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता। ये हैं वो सारे फीचर्स जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हो गए हैं। अब आप देखें कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है, यूजेबिलिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ज़्यादा फोकस हो गया हमारा डेस्कटॉप सिस्टम्स के ऊपर। सिस्टम एफिशिएंसी भी बढ़ाते जा रहे हैं, प्लस साथ साथ यूज़र के जो एक्सपीरियंस है, यूजेबिलिटी जो है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो अब लोगों का ज़्यादातर ट्रस्ट एज कंपेयर टू मेन फ्रेम सिस्टम्स डेस्कटॉप सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा होने लगा। ये बात हो रही है लेट 60s या अर्ली 70s के दौर में, जब हमारे पास ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो आना शुरू हो गया। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की 2 टाइप्स आ जाती हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। दोनों में क्या फ़र्क है उस पर बात करते हैं। सिमेट्री मीन्स इक्वलिटी। इक्वलिटी यहाँ पे किस चीज़ को हम लेंगे कि जितने भी सीपीयूज कनेक्टेड हैं दे ऑल आर इक्वल, उनको एक जैसा कंसिडर किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई बॉस या स्लेव वाला कोई रिलेशनशिप नहीं होता। सारे के सारे प्रोसेसर्स एक जैसे होते हैं, वो सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ऑर्डर्स हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग परफॉर्म कर सकते हैं,
टास्क का कौन सा टास्क किसने एग्जीक्यूट करना है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता है। हर एक प्रोसेसर को हर तरह का टास्क असाइन किया जा सकता है। ये जो आपके मल्टी कोर सिस्टम है, एक्चुअली ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसमें आप किसी भी सीपीयू को कोई भी टास्क दे सकते हैं, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इनके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये काम करेगा। और जो आप सीपीयूज बढ़ाते जाएं तो ये परफॉर्मेंस आपको अच्छे से अच्छी करके दिखाई देगी, इसकी परफॉर्मेंस भी आपको इम्प्रूव होती नज़र आएगी। और बहुत सारे प्रोसेसेस यानी बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो एक वक्त में इसमें एग्जीक्यूट होते हैं और आपको परफॉर्मेंस में कोई भी डिग्रेडेशन महसूस नहीं होती है। ये होते हैं सिमेट्रिक। जितने भी लेटेस्ट हमारे पास डेस्कटॉप्स हो गए हैं, लैपटॉप्स हो गए हैं, मल्टी कोर सिस्टम जितने भी हैं, वो सारे के सारे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाते हैं। यानी ऐसे सिस्टम जो पर्सनल यूज़ के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स, क्योंकि इसमें सारे के सारे सीपीयूज़ को एक जैसा कंसिडर किया जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। जो प्रॉब्लमेटिक होता है वो थोड़ा सा एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक स्पेशलाइज्ड यूजेस होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जर्नल पर्पस होते हैं, फिर कुछ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। तो जर्नल पर्पस कंप्यूटर में तो हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को ऐड करते हैं, लेकिन जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो फिर एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। अगर वो मल्टी प्रोसेसर हैं सिस्टम तो फिर वो ज़रूर एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर होगा। एसिमेट्रिक मीन्स कि यहाँ पे प्रोसेसर्स को एक जैसा नहीं समझा जाता है, यानी कि यहाँ पे बॉस स्लेव वाला रिलेशनशिप होता है प्रोसेसर्स का बीच में आपस में। कोई एक प्रोसेसर जो होगा वो मास्टर सीपीयू कहलाएगा, जिसका काम होता है सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करना। जितने भी यूज़र टास्क आ रहे हैं, जॉब आ रहे हैं, उनको दूसरे सीपीयूज़ को असाइन करना। और सबसे जो बड़ी बात इसमें होती है कि एक मास्टर सीपीयू है और बाकी जितने भी सीपीयूज़ लगे हुए हैं वो सारे के सारे, उनका सिर्फ काम है कि वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करें। ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि डेडिकेटेड जो टास्क है वो असाइन होता है हर एक सीपीयू को। यानी एक सीपीयू का जो काम है इसने वही काम करना है, वो काम को स्विच नहीं कर सकता किसी दूसरे सीपीयू के साथ। ये ध्यान में रखिएगा। अगर सीपीयू 1 का काम है कि उसने आईओ को हैंडल करना है तो वो सिर्फ आईओ ही हैंडल करेगा, वो कोई और काम नहीं करेगा। सीपीयू 2 को टास्क असाइन है कि भाई उसने किसी यूज़र जॉब को, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट करना है, उसने फिर आईओ को हैंडल नहीं करना। सो जितने सीपीयूज़ कनेक्टेड होते हैं उन तमाम सीपीयूज़ का टास्क जो है या रोल आप कह लें या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह लें, वो पहले से डिफाइंड होता है। एक मास्टर सीपीयू है, उसका काम है कंट्रोलिंग का और टास्क असाइनमेंट का। रिमेनिंग जितने हैं वो स्लेव सीपीयू कहलाते हैं और सारे के सारे स्लेव्स का रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइंड होती है। ये दोनों की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी, जैसे सिमेट्रिक की आप मिसाल ऐसे ले लें कि एक टीम वर्क है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और सबको एक जो टास्क दिया है उस टीम में कोई भी बंदा उस टास्क को कर सकता है। जितने भी लोग हैं उस टीम में वो उस टास्क के टुकड़े कर लें और जिसको जो सूटेबल लगता है उस पर्टिकुलर पीस को, स्लाइस ऑफ जॉब को वो परफॉर्म कर सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसने क्या करना है। वो हो जाता है सिमेट्रिक। हर एक बंदा अपनी फिजिबिलिटी को देखते हुए, अपनी एक्सपर्टीज को देखते हुए फिर वो उस पर्टिकुलर पीस को उठाता है कि ये वाला काम मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इस टास्क को मैं कर लेता हूँ। दिस इज सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या है, एक मैनेजर और एम्प्लॉय वाला रोल है। मैनेजर का काम क्या है, वो टास्क असाइन करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक एम्प्लॉय का रोल डिफाइंड है। आपने कौन सा काम करना है, आपने कौन सा काम करना है। जैसे क्लीनलीनेस के लिए अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो सफाई वाला काम ही करेंगे, ठीक है। अगर खाना सर्व करने के लिए कोई एम्प्लॉय है तो उसका काम सर्विस, खाना सर्व करना वाला काम उसका होगा। इसी तरह से ये हर एक बंदे का रोल जो है वो डिफाइंड है।
जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस में होता है, इदारों में होता है, वो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती है। सब लोग एक जैसे नहीं है, डिफरेंट हैं। किसी का काम है टास्क को या जॉब्स को या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, टास्क बनाना, और फिर उसके अंडर होते हैं एम्प्लॉयज़, और हर एक एम्प्लॉय जो है उसका स्पेसिफिक काम है, वो वही काम करेगा, आप उससे कोई और काम नहीं ले सकते हैं। ये हो जाता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जैसे मैंने कहा कि ये ज़्यादातर जो डेडिकेटेड सिस्टम होते हैं या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जिन्हें आप कहते हैं, वहाँ पे इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कार सिस्टम है हमारे पास, इसमें बहुत सारे ऑटोमेटेड जो हमारे पास कार्स हैं उसमें बहुत सारे सीपीयूज लगे हुए हैं। एक मेजर सीपीयू होता है जो इंजन कंट्रोल करता है, इंजन कंट्रोल सिस्टम जिसे आप कहते हैं ईसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, वो मेजर सीपीयू है जो सारे के सारी सिस्टम को, आपकी गाड़ी के सिस्टम को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, और जितने भी बाकी सीपीयूज लगे हैं, बाकी जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने के जितने सीपीयूज लगे हैं उनको टास्क असाइन करता है। इस तरह फिर आप देखें ब्रेक कंट्रोल एक सिस्टम है वहां पे जो किसी एक प्रोसेसर के अंडर है। ब्रेक कंट्रोल, लेट्स सपोज सीपीयू 1 इज असाइंड टू कंट्रोल द ब्रेक्स, तो वो सीपीयू 1 ब्रेक्स को ही कंट्रोल करेगा, वो कोई और काम नहीं करेगा। सीपीयू, इसी तरह सेंसर्स, ऑटोमेटेड गाड़ियों में तो आपको पता है सेंसर्स वगैरह बहुत सारे लगे होते हैं। सीपीयू 2 इज असाइंड द जॉब टू कंट्रोल द सेंसर्स, वो जितने सेंसर गाड़ी में लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करने का काम उसका है, तो वो यही काम करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। तो वो जो ECU है, जो मास्टर CPU है, वो इन सब को कंट्रोल कर रहा है, इनकी काम को देख रहा है, कहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे परफॉर्मेंस कम हो रही है किसी CPU की, फिर उस हिसाब से रिपोर्ट्स किया जाता है। जो ओनर है या जो कार मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पे रिपोर्ट की जाती है। सो अब ये देखिए, ये कोई छोटा सिस्टम नहीं है। जितने भी हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम है वो सारे के सारे एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के ऊपर ही चलते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, ये जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। इसी तरह इंडस्ट्रीज में आप देख लें जहाँ पे ऑटोमेटेड काम हो रहा है, बहुत सारे मशीनरियाँ लगी हुई हैं और वही सारे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक मास्टर सीपीयू होगा, बाकी सारे स्लेव सीपीयूज होते हैं। मास्टर सीपीयू का काम है मॉनिटरिंग करना, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, और जो स्लेव कंप्यूटर्स हैं, जितने स्लेव सीपीयूज हैं, उनका काम है अपने हिस्से का टास्क परफॉर्म करना, वो किसी और के सीपीयू के हिस्से का काम नहीं कर सकता है। सो ये दोनों में फ़र्क है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मल्टी कोर सिस्टम्स हैं, वो सारे सिमेट्रिक हैं। लेकिन एसिमेट्रिक जो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, जो एम्बेडेड जितने भी सिस्टम हैं हमारे, वो सारे के सारे एसिमेट्रिक के तौर पे काम करते हैं। आई होप आपको ये फ़र्क जो है समझ आ गया होगा। ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का, आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है। मैंने जैसे पहले बताया कि मल्टी प्रोसेसर मींस मोर देन वन सीपीयूज, फिजिकल सीपीयूज उस दौर में। आजकल इसका एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया है मल्टी कोर सिस्टम। तो आप यहाँ पे देखें कि मोर देन वन सीपीयूज हैं, मगर इन सब के बीच में रैम शेयर हो रही है। और आप देखें तो इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है। यानी अगर आप देखें तो अगर लेट सपोज CPU 1 जो है वो CPU 2 के साथ बात करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना हुआ है। इसको अगर CPU 1 को CPU 2 से बात करनी है तो वो थ्रू दिस रैम करेगा, वो मैसेज यहाँ पे स्टोर करेगा और CPU जाके इसी रैम से मैसेज रीड करेगा। जैसे मैंने आपको बोर्ड की एग्जांपल दी कि क्लास में जो आपका वाइट बोर्ड लगा हुआ है, मैं जो भी आपको कन्वे करना चाहती हूँ मैं बोर्ड पे लिख दूंगी और क्लास में 40-45 जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो वहीं से सारा जो भी मैंने मैसेज लिखा हुआ है वो वहाँ से रीड करते हैं। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है इनकी, कम्युनिकेशन थ्रू दिस
रैम ही पॉसिबल है। सो ये आर्किटेक्चर है। आप इसी तरह से आपके कोर्स का भी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तो फिजिकल सीपीयूज आपको नजर आ रहे हैं, वहाँ पे सीपीयू एक है और बहुत सारे कोर्स उसके अंदर, यानी एक ही चिप के अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो यूनिट्स भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वन रैम, जो कॉमन रैम, एक ही रैम होती है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन उनके बीच में पॉसिबल है। ये आज का टॉपिक था हमारा, जो हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया, जो कि टाइप है डेस्कटॉप सिस्टम्स की। डेस्कटॉप सिस्टम हमारा सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो स्टार्ट हुए हैं हमारे पास आफ्टर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। और टाइम जितने भी प्रीवियस मेन फ्रेम सिस्टम की जितने भी टाइप्स हमने पढ़ी हैं, उन सब के बेनिफिट्स अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, ये कैरी ऑन कर रहे हैं और साथ में अपने फीचर्स को ऐड किया जा रहा है। फोकस ज़्यादातर हो गया है यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के ऊपर, यानी यूजेबिलिटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस हो गया है। पिछले जो मेन फ्रेम सिस्टम्स थे वहाँ पे फोकस था सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर, लेकिन अब फोकस हो गया है यूजेबिलिटी को बढ़ाने, यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के ऊपर। तो उसमें पहली जो कैटेगरी हमने देखी, जो लेट 60s या अर्ली 70s में आई थी, वो थी जी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होते हैं, उसका पुराना वर्जन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आजकल हम किस फॉर्म में उसको देखते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। मल्टी कोर की सूरत में आपको वो नजर आता है। इसके 3 नामों से ये जाना जाता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी हो सकता है, ये पैरेलल सिस्टम भी हो सकता है, या ये टाइटली कपल्ड सिस्टम भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आई है डेस्कटॉप सिस्टम में, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो, आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, और मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट को आंसर करूंगी। थैंक यू जी।